हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए जोश के साथ आए हैं। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। एंड हम आज इस चैप्टर के अंदर टिल आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस तक पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट फर्स्ट, देन कम टू दिस लेक्चर। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि फ्रांस ने जो फिलोसोफर्स हमने पढ़े कि पार्ट 1 के अंदर कि फिलोसोफर्स ने आए थे जिन्होंने अपनी अपनी फिलोसफीज दी, उन्होंने बहुत अपने आइडियाज स्प्रेड करे लिबर्टी के लिए, फ्रांस के लिए। तो अब वो किस तरीके से फ्रांस में इम्प्लीमेंट होने लगे और क्या क्या और आइडियाज इमर्ज हुए फ्रांस के अंदर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इतना बड़ा टर्मोइल आया, बैड हार्वेस्ट आया, तो उस टाइम पीरियड में फ्रांस ने अपने सबसिस्टेंस क्राइसिस को भी ओवरकम कैसे करा एंड उन्होंने बैस्टाइल थ्रो करने के थ्रो उन्होंने क्यों करा और थ्रो करा तो उसके क्या रीजंस थे ये जानेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस के लोगों को क्या राइट्स दिए, क्या प्रिविलेजेस खत्म की या नहीं की, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आई फ्रांस के अंदर ड्यूरिंग दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब हम जानते हैं कि आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हमारे बुक में भी टॉपिक दिया है, बट हम इसको पूरा इलैबोरेट करके समझेंगे और एक इतनी अच्छे पॉइंट्स की तरह हम इस चैप्टर का समझेंगे कि आप एग्जाम में फुल मार्क्स तो स्कोर कर ही सकोगे। नाउ सी, फर्स्ट हमारे पास आता है कि लुईस 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर कि जो लुईस 16 था, जब 1774 में उसको क्राउन करा गया तो क्या हुआ, उसको एम्प्टी ट्रेजरी मिली। क्यों मिली? वॉर्स चल रहे थे, उसने 13 अदर अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी। किससे? इंडिपेंडेंस गेन करने में। किससे? ब्रिटेन से। अब वही बात आ जाती है हमारी कि लुईस 16 को ऐसा क्या हुआ कि टैक्सेस इंक्रीज करने पड़े। उसके बाद एक सबसिस्टेंस क्राइसिस भी तो आया, पॉपुलेशन भी तो राइज हुई थी, जिसकी वजह से लुईस 16 को एक मीटिंग बुलानी पड़ी स्टेट जनरल की, ताकि वो टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। अब हमें पता है भाई कि किसी एक इंसान के हाथ में तो सारे राइट्स नहीं है कि वो जाके टैक्सेस भी इंक्रीज कर दे, या सारे राइट्स उसके पास नहीं। सेम मोनार्क के पास भी नहीं होते थे, तो उनको क्या करना पड़ा कि उन्होंने उनको मीटिंग्स बुलानी पड़ी। Now given हमें कि on 5th May 1789 Louis XVI called the Assembly of the State General to pass the new taxes which the monarch cannot do alone। जो मोनार्क अकेले नहीं कर सकता था, उसके लिए उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी था। तो स्टेट जनरल बेसिकली किससे बना? जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कुछ नेशनल असेंबली के लोग इलेक्ट करे, उनमें से उन्होंने कुछ लोग इलेक्ट करे जो कौन बने? हमारे स्टेट जनरल के लोग बने। तो वही क्या होता है कि स्टेट जनरल को प्रपोजल देने पड़े किस चीज के लिए? टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए। नाउ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के तो 300 रिप्रेजेंटेटिव आ गए। मतलब क्या होता था पहले कि एक प्रिंसिपल से वोटिंग होती थी कि 1 स्टेट एंड 1 वोट, बट अब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मिलाकर 300 रिप्रेजेंटेटिव थे एंड थर्ड स्टेट के अकेले ही 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इसके मेजॉरिटी पे तो थर्ड स्टेट भी होनी चाहिए। उनके जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि टैक्सेस इंक्रीज नहीं करने या करने हैं, वो डिसीजन फाइनल होना चाहिए, बट वो नहीं करा गया। मेजॉरिटी किसको दी गई? जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है। किस चीज के लिए? टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए। अब हमारे पास आता है कि in the past the voting was conducted on the principle each state had 1 vote, but this time the state demanded that each person in the state should have 1 vote। मतलब कि पहले तो किससे चलता था कि एक स्टेट के
उन्होंने क्या डिमांड करा कि ऐसे तो मेजॉरिटी तुम लोग अपने आप को दोगे, हमें तो मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि नोबिलिटी एंड क्लर्जी का तो डिसीजन सेम आएगा कि वो टैक्सेस इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बेनिफिट हो रहा है, भाई टीथे भी उन्हें मिल रहे हैं, टेले भी उन्हें टैक्सेस के रूप में मिल रहा है। लेकिन थर्ड स्टेट कहाँ जाए, थर्ड स्टेट किसको टैक्स दे? तो उसके लिए क्या करा गया कि फर्स्ट उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि ईच पर्सन शुड हैव वन वोट, ये आप अपना रूल बनाइए। तो अब ये जब उन्होंने बोल दिया कि आप इस तरीके से प्रिंसिपल को मतलब ये इंट्रोड्यूस कीजिए कि हर पर्सन के पास एक वोट हो, तो वो मोनार्क ने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। अब उसी को देखते हुए जब किंग ने रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड स्टेट जो थी वो बाहर आ गई असेंबली से प्रोटेस्ट के अंदर। अब भाई किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तो लोग तो गुस्सा होंगे ना। अब जब सपोज कीजिए कि हमारी बात नहीं सुनी गई, जनता की बात नहीं सुनी गई पॉलिटिक्स के अंदर, कि हमारे कोई हमें हक नहीं दिया गया वोटिंग का, जैसे कि वुमेन को भी नहीं दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने भी क्या सोचा कि वो लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। वो पहले एक्टिव सिटीजन्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो पैसिव सिटीजन्स बन गई। भाई रुको, आगे पढ़ना है हमें इसके बारे में भी। अब देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि the monarch, the powers of the monarch, they declared themselves as a national assembly and so not to disperse till they have drafted a constitution of monarch. अब वो लोग कहाँ गए? अब वो लोग वहां से निकल के एक इंडो टेनिस कोर्ट में गए और वहां पे उन्होंने कसम ली, सोर करी कि वो लोग वहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो अपने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देते, ताकि वो मोनार्क की पावर को मतलब थोड़ा कम कर सके, लिमिट कर सके, कि वो एक लिमिट तक अपनी पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सके। बट जो थर्ड स्टेट है ये और भी लोग हैं जो इंक्लूडेड नहीं है, लेस प्रोस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द क्लासेस है सोसाइटी की, मिडिल क्लास पीपल हैं, तो उनके लिए भी राइट उनको मिले, एक इक्वल राइट, एक इक्वल पोजीशन उन्हें भी सोसाइटी के अंदर मिले। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन भाई हम ड्राफ्ट करेंगे और तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देते, ताकि मोनार्क की पावर्स क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी, कि वो एक हद तक ही रूल कर सकेगा, हर डिसीजन में वो पीपल के इंटरफेयर नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारे पास बैड हार्वेस्ट ऑफ विंटर क्रॉप्स वाज देयर। अब देखो इसी समय पे क्या हुआ कि फ्रांस में टर्मोइल आ गया, बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना क्राइसिस हो गए। अब क्या हुआ कि जो विंटर का टाइम पीरियड था, अब जो क्रॉप्स थी वो सारी वेस्ट हो गई, सारी खराब हो गई, बैड हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड चला, और उसी को चलते चलते क्या हुआ कि ब्रेड के प्राइसेस राइज हो गए। अब भाई जिन लोगों को थर्ड स्टेट के लोग हैं, लेस प्रोस्पेरियस सेक्शंस के लोग हैं, उनको वैसे भी इतना टैक्स पे करना पड़ता था, स्टेट को भी, चर्च को भी। अब वो क्या करें जब वो अपने खाने के लिए ब्रेड के भी उनको इंक्रीज प्राइसेस देने पड़े, उनके लिए तो ये बहुत ही बुरा हो गया। अब वो क्या करें? तो ये उनके लिए एक मेन क्वेश्चन रहा। अब आता है कि बेकर्स जो थे, मतलब जो उस ब्रेड को बेचते थे, अब उन्होंने भी देखा कि यार बैड हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड है, वैसे भी ब्रेड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, तो उन्होंने क्या करा, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी के चलते हुए जब लोग, जो वुमेन्स थी वो लंबी लंबी लाइनों में लगती थी खाना लेने के लिए, भाई ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि जिंदा तो सबको ही रहना है ना, तो उसके लिए जब वो वहाँ पे लाइनों में लगती थी तो उनमें से किसी को भी मेजॉरिटी नहीं दी गई, किसी को भी नहीं कहा गया कि आओ भाई तुम ले लो। जब जिसका नंबर आता था तो बीच में बोल देते थे कि यार ऐसे नहीं हो सकता है, ब्रेड खत्म हो गई है ये। तो क्या हुआ, एंग्री वुमेन्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया शॉप्स पे। अब जब एंग्री वुमेन्स ने स्टॉर्म करा शॉप्स पे, तो उसी समय पे 28 जून में जो किंग्स थे उन्होंने ट्रूप्स को क्या ऑर्डर दिया गया कि वो पेरिस में मूव कर जाए। अब भाई ये तो बहुत ही गलत हो गया, वो क्या करें, थर्ड स्टेट क्या करे? अब भाई उनको तो यही लगा था ना कि अब वो अपनी जनता के ऊपर स्टॉर्म करने वाले हैं, उनको मारने वाले हैं। अब वही ये ऑर्डर कर दिया गया कि ट्रूप्स जो है वो पेरिस के अंदर मूव कर जाए। क्यों? क्योंकि एंग्री वुमेन्स ने तो वैसे ही स्पॉट करना चालू कर दिया था, खाना नहीं मिला उन्हें। तो 20 जून में क्या हुआ कि थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडो टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल। तो अब वो लोग वर्सेल के कोर्ट में क्या हो गए, जमा हो गए। अब क्या हुआ, 14
जुलाई में इस एजिटेटेड क्राउड ने 14 जुलाई में जो क्राउड इकट्ठा हुआ एंग्री वुमेन्स का, उनके जो लोअर क्लास सेक्शन पीपल है वहाँ के, तो वो लोग क्या हुआ कि उन्होंने जो वहाँ पे बेस्टाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सिर्फ बेस्टाइल को ही क्यों डिस्ट्रॉय करा वर्सेल के अंदर? क्योंकि जो सारी क्रॉप्स थी वो वहीं पे थी। तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है या टेस्ट में भी आ सकता है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमें गिवन है कि faced with the power of his revolving subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted that his powers would now from on be checked by the Constitution। अब भाई बैस्टाइल स्ट्रॉन्ग कर दिया, अब तो डर लग गया किंग को भी, अब वो क्या करे? तो उसने क्या बोला कि ठीक है, उसने एग्री कर लिया कि ठीक है भाई, अब तुम मेरी पावर जो है वो चेक कर लेना, मेरे को उतनी पावर देना जो तुम्हें लगता है ठीक है भाई दे दो, अब तुम मेरी पावर चेक कर लो, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने लग गया। अब क्या होता है, 4 अगस्त की रात को 1789 ईयर चल रहा है जिसके अंदर बैस्टाइल स्टॉर्म हुआ था, तो उसकी 4 अगस्त की रात को असेंबली ने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया क्या, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। अब भाई कि बैस्टाइल स्ट्रॉन्ग करते तो अब सबको तो डर लग गया, अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, अब सारी पावर जनता के पास होनी चाहिए। अब ये सारा क्या हुआ, वहां पे एक सीन क्रिएट हो गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या बोला कि फ्यूडल सिस्टम को, टैक्सेस को, जो हम एक्स्ट्रा टैक्सेस करते थे उसको एबॉलिश कर दिया जाए। अब मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव देयर प्रिविलेजेस। अब जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, मतलब जो चर्च के लोग थे, उनको फोर्स करा गया कि वो लोग अपनी प्रिविलेजेस दे दे। प्रिविलेजेस उनके पास क्या थी कि वो लोग, उन्हें टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं थी, उनको इंक्रीज टैक्सेस भी पे करने की जरूरत नहीं थी, और मतलब उनको जैसे कि रेन ऑफ टेरर में भी हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी ब्रेड इंट्रोड्यूस करी गई। व्हाइट ब्रेड किसके लिए रखी गई, रिच क्लास ऑफ पीपल के लिए, मतलब क्लर्जी और नॉबिलिटी के लिए। तो अब उनके लिए जो उनके प्रिविलेजेस थी उनको क्या करा गया, एबॉलिश कर दिया गया। ये फोर्स करा गया क्लर्जी के मेंबर को कि वो खत्म कर दे। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि जो टीथे क्या है, वो टैक्स जो कि डायरेक्ट चर्च के पास जाता है, किसके लिए, 1/10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। अब वो टैक्स जो जाता है फ्रांस के पास, और वो लैंड जो कि चर्च ने एक्वायर करा हुआ है वो क्या हो गया, कॉन्फिस्केट कर दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब भाई बैस्टाइल स्टॉर्म करने के बाद तो सबको पता चल गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अभी जनता जो है ये मिलकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, अब हम क्या करें। तो जब ये सब भी मतलब चेंजेस आए, टीथे भी अबॉलिश कर दिया गया, और फ्रांस के लोगों को भी नहीं इतना कहा गया कि ठीक है तुम कर लो, उसके बाद हमारा क्या बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फ्रांस बन जाता है। वो कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट होता है, लॉज और रूल्स क्या इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए पॉज मत करना भाई, जाना मत, बने रहना, हम पूरा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं आउट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तक का पूरा तो हम मतलब 2-3 वीडियोस में पढ़ेंगे आगे भी, बट हम क्यों 2-3 वीडियोस में पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग बहुत ज्यादा बोर ना हो जाओ। 1-1 घंटे की वीडियोस देखते हुए भी हम सब बोर हो जाते हैं, तो हम लोग पार्ट्स में पढ़ेंगे। आपको जब टाइम मिले एक पार्ट देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी हम आगे करेंगे। तो भाई मेरी एक इच्छा है कि आप लोग बने रहिए और इस पूरी वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, ये मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगी। अब हम देखते हैं कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे बनता है। अब नेशनल असेंबली, जैसे कि हमने पता ही है कि उसने जैसे इंडो टेनिस कोर्ट में ओथ ली थी, उसी तरीके से उसी के बाद क्या होता है कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का ड्राफ्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया। एक सेकेंड, ओके। तो क्या हुआ कि 1791 का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ, ड्राफ्ट
हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसमें क्या होता है कि पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को गिवन मतलब देने थे वो सिर्फ एक ही पर्सन को नहीं दिए गए। जैसे कि मोनार्की में क्या होता है कि जो भी राइट्स होते हैं, जो भी पावर होती है वो सारी किंग या क्वीन के पास होती है। बट अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि एक ही पर्सन के हाथ में पावर नहीं दी गई, बल्कि पावर को डिवाइड कर दिया गया इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर, जो कि अब तक हमारे कंट्री में भी चल रहा है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज हमारे इंडिया में भी आए थे। ठीक है, नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि भाई जो लॉज बनेंगे वो नेशनल असेंबली के फेवर में बनेंगे, थोड़ा पार्ट चर्च और नॉबिलिटी को भी दिया जाएगा, बट हाईएस्ट मेजॉरिटी जो दी जाएगी वो नेशनल असेंबली को दी जाएगी, क्योंकि इक्वालिटी चाहिए। लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। तो अब हमारे पास है कि नॉट ऑल सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट, ओनली मेन अबव द एज ऑफ 25 years who pay taxes equal to 3 days of a laborer's wage were having right to vote। अब सबको तो देखो उन्होंने अभी भी नहीं दी, इक्वालिटी तो अभी भी नहीं, राइट वोट का तो अभी भी किसी को नहीं दिया गया। वो लोग जिनकी एज 25 years से अबव थी और 3 days of a laborer's wage जितना वो टैक्स पे करते थे, सिर्फ उन्हीं को चांस दिया गया कि वो लोग वोट कर सके। और जो रिमेनिंग मेन थे, मतलब जो 25 years तक के नहीं थे या जो टैक्स पे नहीं करते थे, विमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, उनको किस में रखा गया? पैसिव सिटीजन्स के अंदर। और जो पे करते थे उनको किस में रखा गया? एक्टिव सिटीजन्स के अंदर। अब यही बात आ जाती है कि विमेन्स जो पहले थे उन्होंने क्या बोला कि वो एक्टिव सिटीजन्स रोल प्ले करती थी, है ना, कंट्री के अंदर एक अपनी उनकी इमेज थी। बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल 1791 मिला तो उनको रिड्यूस कर दिया गया किसके अंदर? पैसिव सिटीजन्स के अंदर। उनको एक पोस्ट दी गई कि भैया वो पैसिव सिटीजन्स बन जाए। अब भाई पैसिव सिटीजन्स बनना कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है कि अपनी कंट्री के अंदर उसके पास राइट्स हो, उसके खुद के पास इतनी पावर हो कि वो अपनी कंट्री के अंदर अपने मेजॉरिटी वोट दे सके। ये सबका एक राइट होता है जो सब चाहते हैं कि उनको मिले। अब आता है कि the constitution gave certain natural rights to its citizens such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law। अब बहुत से लॉज मतलब लॉज भी बनाए गए, किसने? नेचुरल राइट्स किसको दिए गए? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। किसको? अपनी जनता को। क्या दिया कि भाई राइट टू लाइफ होना चाहिए, हर इंसान के पास जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, भाई ये करना है नहीं करना, ओपिनियन देने का अधिकार होना चाहिए। और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए कि हर कोई लॉ के आगे इक्वल है। ये लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल सिंबल्स के अंदर। देखो इसी समय पे ना बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स भी इंट्रोड्यूस करे गए, बहुत से पॉलिटिकल सिंबल्स आए। फर्स्ट है ये हमारा ब्रोकन चेन्स। कोई चेन्स हैं दो, ये टूटी हुई हैं। ये क्या सिग्निफाई करती हैं? ये सिग्निफाई करती है कि जो स्लेव्स हैं अब वो फ्री हैं, अपने मतलब जो उनको लेके जाते हैं उनसे काम करवाते हैं, स्लेवरी करते हैं। अब वो जो स्लेव्स हैं अब वो फ्री हैं, वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास रेड फ्राइगियन कैप। रेड फ्राइगियन कैप क्या है? ये स्लेव्स पहनते हैं जब वो लोग फ्री हो जाते हैं, मतलब जो उनको पकड़ के लेके जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, उनके ऊपर अधिकार दिखाते हैं, तो ये तब पहनते हैं वो कैप जब वो लोग क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। बेसिकली जब रेन ऑफ टेरर आया था, मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का, जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, तो आप उस लेक्चर्स को भी अटेंड करना। तो ये रेड फ्राइगियन कैप है एंड ये ब्रोकन चेन्स है। बेसिकली पॉलिटिकल सिंबल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्केप्चर। स्केप्चर्स होते हैं जैसे मोनार्क अपने हाथ में छड़ी लेके घूमते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइक ऐसे रखता खोलते हैं कि लाइक आई एम हैविंग द होल पावर, अब आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज जो है स्केप्चर, ये रॉयल सिंबल है जो कि रॉयल पावर्स मतलब मोनार्क या क्वीन ये सब लेते हैं अपने साथ।
ये है द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस। ये देखो रॉड्स बने हुए हैं, डंडियां हैं, उनको जोड़ के देखो फ्रांस का नेशनल फ्लैग बना हुआ है, ये पूरा है। तो ये क्या बताता है कि जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी में लाया करती है, क्योंकि अगर एक इंसान सिर्फ एक उंगली काम करेगी तो वो वर्क नहीं कर सकती, बट जब हमारा पूरी मुट्ठी वर्क करती है, जब हम एकजुट होके वर्क करते हैं, एक साथ होके वर्क करते हैं, तो पावर इंक्रीज होती है। वही कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ है इट लाइज इन यूनिटी। एक इंसान में स्ट्रेंथ नहीं है, बट जब हम एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तभी जाके हम लोग यूनिटी अपना फॉर्म करते हैं। तो ये उसका सिंबल था। अब देखो हमारे अंदर मतलब जब हम इंडिया को अपना कॉलोनियल रूल से जब उन्हें आज़ादी चाहिए थी, तो उन्होंने क्या करा कि वो भी यूनाइट हो गए। यूनाइट होने के बाद ही उनको भी मतलब क्या मिला, उनको भी मतलब ब्रिटिश से आज़ादी मिली, राइट। अब हम आते हैं इस फिगर के अंदर। ये है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। एक आई है, ये ट्राइंगल है जिसके अंदर आई है जो कि लाइट रेडिएट कर रही है। क्या पता चलता है, नॉलेज सिग्निफाई करती है, नॉलेज के लिए स्टैंड करती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। अब देखो स्नेक जो है वो अपनी टेल को बाइट कर रहा है टू फॉर्म अ रिंग। हमें पता है कि जो रिंग है वो ना ही उसका कोई मतलब स्टार्ट है, ना ही उसका कोई अंत है, वो बिल्कुल ही गोल है। ना ही हम उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट पता लगा सकते हैं, ना ही हम उसका एंडिंग पॉइंट पता लगा सकते हैं। तो ये एटर्निटी का सिंबल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्लू, व्हाइट एंड रेड। हमें पता है कि ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द विंग्ड विमेन, ठीक है। नेक्स्ट विंग्ड वुमेन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है कि अब जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए है, तो ये बेसिकली उसके लिए है। ये है हमारे पास द लॉ टैबलेट। देखो एक टैबलेट टाइप बना हुआ है, यहाँ पे विंग्ड विमेन है, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस है जिन्होंने इसको होल्ड करा हुआ है, एंड यहाँ पे लॉज दिए गए हैं बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हैं। तो ये है हमारा कुछ भी नहीं, दिस इज द लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट बेसिकली होता है कि हर किसी के पास राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे सके, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये था हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का चैप्टर रीड करेंगे जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि फ्रांस के अंदर ऐसा क्या क्या आगे और चेंजेस हुए। सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम रेन ऑफ टेरर, नेपोलियन बोनापार्ट और एवरीडे लाइफ ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आई वांट कि आप आगे के लेक्चर्स भी इसी तरीके से अटेंड करो ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। एंड आई गारंटी यू कि आप मेरे साथ अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ। मैं आपके साथ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एट द लास्ट मोमेंट सॉल्व करेंगे हम लोग, और रिविजन्स भी हम वन शॉट रिविजन्स भी इसकी करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग विद यू टिल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।